जीएन सिंह आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी कॉम्पिटिटर्स का स्वागत करते हैं। अभी तक मैंने 4 वीडियो यूट्यूब पर डाला है, जिसमें पहली वीडियो में सोशल साइंस के नेचर, दूसरी वीडियो में प्रतियोगी छात्रों के क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, तीसरी वीडियो में संविधान का अर्थ और प्रकृति तथा चौथी वीडियो में वर्तमान सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में राजनीति शास्त्र का क्या और कितना महत्व है, इस बात पर प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से यदि आप उन वीडियो को ना देखे हों तो देखिए, वो आपके प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए उपयोगी होंगे और उनसे आपको पढ़ने लिखने का एक तरीका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं प्रॉपर चैनल में टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो एक टिप्स के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आने वाले समय में विगत 1 हफ्ते बाद हम अपने ऐप्स पर लाइव क्लासेस करेंगे, जिसकी सूचना आपको विधिवत दी जाएगी कि कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, उसकी क्या फीस होगी, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, कौन सी परीक्षा के लिए कब पढ़ाया जाएगा, और साथ साथ समय समय पर YouTube पर भी कुछ वीडियो आपके पास जाते रहेंगे, जिसे आप मुफ्त देख सकेंगे। कुछ डेमो क्लासेस हम YouTube पर भी आपको देंगे, ताकि यदि आपको लगे कि आपका हित मेरे साथ जुड़ने से हो रहा है तो आप मेरे साथ जुड़ें, अन्यथा अनावश्यक रूप से आपका अपना समय नष्ट ना होने पाए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आज हम मौलिक अधिकार पर कुछ बातें आपको बताएंगे। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एक शीर्षक लिखा होता है। जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति लिखा होता है, लेकिन हम केवल राष्ट्रपति तो पूरा पढ़ डालते हैं, लेकिन ना तो राष्ट्र का मतलब समझते हैं, ना तो पति का मतलब समझते हैं। हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो ना तो हम नीति माने जानते हैं, ना तो निर्देशक माने जानते हैं, ना तो ये जानते हैं कि इसे कौन बनाता है, किसके लिए बनाता है। तो उसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को हम बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। उसी प्रकार से यदि हमें मौलिक अधिकार को समझना है तो सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि मौलिक का क्या अर्थ होता है और अधिकार का क्या अर्थ होता है और इसका महत्व क्या होता है। यहाँ मौलिक शब्द का अर्थ है कि जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो, जो अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसे आपस में बदला ना जा सके। जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, और आप जानते हैं कि मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्वयं होती है तथा जिन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो आप लंबाई को द्रव्यमान में नहीं बदल सकते, आप समय को लंबाई में नहीं बदल सकते। आपसे कोई कह दे 5 किलोग्राम में 3 सेकंड जोड़िए तो आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन घंटे में सेकंड जोड़ सकते हैं, किलोमीटर में मिलीमीटर आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सेम है। जबकि व्युत्पन्न का शाब्दिक अर्थ होता है व्युत माने दूसरे से, उत्पन्न माने पैदा हुआ। यानी जो मूल मात्रकों से पैदा होता है वह व्युत्पन्न मात्रक होता है।
अगर इस संदर्भ में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो मूल मात्रक है, हम लोग व्युत्पन्न मात्रक हैं। यहाँ पर जैसे मौलिक शब्द है सोशल साइंस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तो यह तीनों अपने आप में मौलिक है, तीनों अपने आप में पूर्ण है। एक को हम दूसरे में नहीं बदल सकते। अगर हम कहें कि स्वतंत्रता को समानता में बदल दें या समानता को बंधुता में बदल दें, हम आपसे कुछ स्वतंत्रता ले लें, आप हमसे कुछ समानता ले लें, तो यह संभव नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मौलिक वह होता है जिसकी उत्पत्ति स्वयं होती है, जो अपने आप में पूर्ण होता है तथा जिसे आपस में बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन सोशल साइंस में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज आती है अधिकार। अगर हम अधिकार नहीं समझेंगे तो हम मौलिक अधिकार कैसे समझेंगे? अधिकार को परिभाषित करते समय हम कह सकते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यहाँ व्यक्तित्व एक व्यापक अवधारणा है। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व इक्वल टू भौतिक, धन नैतिक, धन आध्यात्मिक। यहाँ भौतिक का अर्थ है बाह्य विकास, नैतिक और आध्यात्मिक का अर्थ है आंतरिक विकास। इसका अर्थ है कि अधिकारों के अभाव में कोई व्यक्ति ना तो अपना बाह्य विकास कर सकता है और ना ही अपना आंतरिक विकास कर सकता है। अधिकार समाज की देन है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए, इन्हीं के क्रियान्वयन के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है, सरकार की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि समाज गत्यात्मक है, बदलता रहता है, अतः स्वाभाविक है कि अधिकार भी गत्यात्मक हैं, परिवर्तनशील हैं। ऐसे अधिकार जो समय और परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, वह कभी भी हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। इसीलिए बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अधिकारों के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। वही छोटी सी बेटी पर पिता का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन जब उसकी शादी विवाह हो जाता है तो उस पर उसके पति का अधिकार हो जाता है। फिर पिता उतने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता जितने अधिकार का दावा वह बचपन में करता था। अतः स्पष्ट है कि अधिकार सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो, लेकिन वही अधिकार आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं है। जो आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं है। आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है आज एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छे टीचर का मार्गदर्शन, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है आपके द्वारा दिया गया धन, क्योंकि हमें अब इसे पढ़कर याद कर IAS और PCS नहीं बनना है। तो जो आपके लिए उपयोगी है वो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं है। लेकिन दोनों के बीच जब सामंजस्य स्थापित होता है तो आपकी भी उपयोगिता सिद्ध होती है और हम भी प्रगति करते हैं। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो अधिकार हैं उन्हीं को लेकर
सदियों से लड़ाई रही, सदियों से लड़ाई रही। पूरी दुनिया में जितने आंदोलन चले, यहाँ तक कि भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन चला, वह सारे आंदोलन इसी अधिकार को लेकर चले। चाहे छुआछूत को लेकर लड़ाई रही हो, चाहे मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ हो, चाहे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के उदय के बाद भी नारीवादी आंदोलन चल रहा है, चाहे पर्यावरण का आंदोलन हो, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, सभी आंदोलन इसी अधिकार को लेकर चल रहे हैं। और सदियों से राज्य और व्यक्ति के बीच जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो भी इसी अधिकार को लेकर ही हो रहा है। जब राज्य भारी पड़ता है तो नागरिक को कुचल देता है, नागरिक भारी पड़ता है तो राज्य को बदल देता है। विश्व में तमाम राजनीतिक क्रांतियां हुई और इन राजनीतिक क्रांतियों का परिणाम यह हुआ कि सरकारें बदली, लोकतंत्र आया। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि दुनिया के तमाम तानाशाहों ने नागरिकों को कुचला भी है। अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि राज्य और व्यक्ति के बीच, राज्य और व्यक्ति के बीच जो संघर्ष है सदियों से चल रहा है, वो किसको लेकर चल रहा है? अधिकार को लेकर चल रहा है। इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जब से सभ्य समाज आया है तभी से राज्य आया है, और जब से राज्य आया है तब से राज्य और व्यक्ति के बीच संघर्ष चल रहा है। राज्य और व्यक्ति के बीच संघर्ष उतना ही पुराना है जितना कि मानवता का इतिहास। सदियां गुजरती गई, लेकिन दोनों दावेदार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। यदि राज्य को अत्यधिक अधिकार मिल जाता है तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग पैदा हो जाते हैं, फांसीवादी राज्य का जन्म हो जाता है, अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है, जिसमें जनता का कोई महत्व नहीं रह जाता। और यदि व्यक्तियों के पास ज़्यादा अधिकार हो जाएं तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पैदा हो जाते हैं, जो अनावश्यक रूप से न केवल अपने राज्य को बल्कि दुनिया को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अत्यधिक अधिकार अगर राज्य को मिले तब भी नुकसान है, अब आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता या अधिकार अगर व्यक्ति को मिले तो भी नुकसान है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हिटलर और मुसोलिनी का राज्य भी ना रहे, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग भी ना रहें, इसी के लिए मौलिक अधिकार की स्थापना होती है। अर्थात मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राज्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इसीलिए मौलिक अधिकार में नागरिकों को तमाम अधिकार दिए जाते हैं। आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता अगर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, सामाजिक हितों पर चोट करती है, तो आपको पोटा के तहत 4 सोटा लगाकर जेल में भी डाल दिया जाता है। क्योंकि हम अपने अधिकारों का प्रयोग वहीं तक कर सकते हैं जहां तक सामाजिक हितों का नुकसान ना हो। क्योंकि आज 20वीं शताब्दी में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी वह प्राणी होता है जो कोई भी कार्य करता है तो सामाजिक हितों को ध्यान में रखता है। क्योंकि समाज से परे, समाज से अलग हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य ही स्वतंत्रता है। आज हमारे पास जो हम पैसे भी कमाते हैं वो भी समाज की देन है। पैसा भी एक सामाजिक पूंजी है।
इसलिए अगर आवश्यकता पड़ी तो उस धन का प्रयोग हमें भी सामाजिक हित में करना चाहिए। मौलिक अधिकार का जन्म बहुत पहले हो गया था। अभी हमने कहा जब से सभ्य समाज आया तभी से हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आधुनिक काल में आया। और हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार की कल्पना केवल लोकतांत्रिक देशों में ही किया जा सकता है, केवल लोकतांत्रिक संविधान में ही संभव है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र वाली व्यवस्था में संभव नहीं है। साम्यवादी देश भी प्रायः अपने नागरिकों को अधिकार ना देकर कर्तव्य की बात करते हैं, कर्तव्य देते हैं। इसीलिए साम्यवादी देशों में मौलिक अधिकार ना होकर मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया जाता है। लोकतंत्र के उदय की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति फ्रांसीसी क्रांति मानी जाती है, जिसके जनक रूसो माने जाते हैं। रूसो का प्रसिद्ध कथन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, सर्वत्र हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है, यही फ्रांसीसी क्रांति का आधार बना। और आज विश्व में लोकतंत्र का आदर्श यही फ्रांसीसी क्रांति ही माना जाता है। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वहीं पर होगा जहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता होगी। इसीलिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आज लोकतंत्र का आधार बना। फ्रांसीसी क्रांति का नारा बना स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने अंग्रेजों से कहा, हे अंग्रेजों, भारत से जाओ, भारत मेरा है। क्यों? क्योंकि अब लोकतंत्र का उदय हो गया है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, इसी को फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया। मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार जन्मजात अधिकार होता है। ऐसा माना जाता है कि एक मानव के रूप में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो इन अधिकारों के साथ पैदा होता है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो उसकी मुट्ठी बंद रहती है, शायद इन्हीं अधिकारों को हाथ में लिए रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भपात भी कानूनी अपराध है लोकतंत्र में, क्योंकि वो बच्चा जो माँ के पेट में है उसको अधिकार ईश्वर ने दिया है, इसलिए आप उसे नहीं छीन सकते। लेकिन जैसे बच्चा राज्य में जन्म लेता है उसकी मुट्ठी खुल जाती है। अब यही मानव अधिकार नागरिक अधिकार व मौलिक अधिकार में बदल जाते हैं। अब इसकी रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए जन्म देने वाली माँ यदि अपने बच्चे को डस्टबिन में फेंक देती है तो राज्य उसे उठा लेता है, उसका पालन पोषण करता है, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बच्चे जब अपने वृद्ध माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो राज्य उन्हें वृद्धाश्रम में रखता है, उनकी सुरक्षा करता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी होती है
और जनता के अधिकारों की रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव के पास अधिकार हैं लेकिन पशुओं के पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मानव पर कोई अत्याचार होता है, मानव के अधिकारों को छीना जाता है, तो वह न्यायालय की शरण में जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का सर्वाधिक महत्व है। इसीलिए संविधान बना, इसीलिए न्यायपालिका बनी, इसीलिए सरकार भी बनी। अगर मौलिक अधिकार को संविधान से बाहर कर दिया जाए तो संविधान का अस्तित्व लुप्त प्राय हो जाएगा। तो जब किसी मानव पर अत्याचार होता है तो वह न्यायालय की शरण लेता है, लेकिन जब किसी कुत्ते को पीटा जाता है, किसी पशु को पीटा जाता है, तो वह उस वेदना को सहकर भाग जाता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी रक्षा के लिए नहीं जाता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे, कि सब कुछ हम यहीं छोड़कर चले जाते हैं। कबीरदास ने भी कहा था कि चंद्रलोक से आई चिड़ैया बैठी मड़ो छवाई के, उड़ी चिड़ैया सोन मड़ैया अब का करी हो पछताई के, भूलू मोरी गोइया नई हरवा सूखा पाई के। लेकिन मित्रों, हम ये चाहते हैं कि आप हाथ खोल कर ना जाएं, आप मुट्ठी बांध कर आए हैं तो मुट्ठी बांध कर जाएं, यानी कुछ लेकर आए हैं तो कुछ लेकर इस संसार से जाएं। यही अमरता है। अमरता का मतलब हजारों वर्ष जीवित नहीं रहना है। मैथिली शरण गुप्त अमर हो गए, विवेकानंद अमर हैं, तमाम लोग अमर हो जाते हैं। वैसे इस जगत में आपके क्रियाकलाप आपको अमरता प्रदान करते हैं, जो आपके ना रहने के बाद भी लोग उसका आचरण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, आपको पथ प्रदर्शक मानते हैं, आपको आदर्श मानते हैं, और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए वह समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार में आपने मौलिक का अर्थ समझ लिया और अधिकार का अर्थ समझ लिया। अब हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में कुछ मौलिक अधिकार के कुछ अर्थों पर प्रकाश डालेंगे। चूँकि यहाँ हम आपको सीधे पढ़ा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि हम केवल फैक्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसे एक विस्तृत आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप लाइव क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको अधिकतम चीज़ें वही दी जाएंगी जो सीधे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में आता होगा। मौलिक अधिकार व्यक्ति के ऐसे मूलभूत अधिकार हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं। मूलभूत, एक तो भूत हैं, दूसरे मूल हैं। इसका अर्थ है कि यदि आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो सर्वप्रथम आपको अधिकार की आवश्यकता होगी। अगर अधिकार नहीं होंगे तो कभी भी आप अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। ये राज्य के लिए नकारात्मक आदेश हैं, अर्थात राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राज्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। आपको यह जानना चाहिए कि अधिकार एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है। इसलिए वो कभी हवा में नहीं दिया जाता, वो सदैव लिख कर दिया जाता है।
आप भी जब IAS और PCS बनेंगे तो आपको एक लिखित पत्र मिलेगा और उसी को लेकर आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधे आप ज्वाइन करने चले जाएंगे और कह देंगे साहब मैं कलेक्टर हो गया हूँ, मुझे कुर्सी दे दीजिए। आपका ट्रांसफ़र हुआ, आप सीधे चले गए, साहब मेरा ट्रांसफ़र प्रयागराज से बनारस हुआ है, तो पूछेगा आप दिखाइए। ये अधिकार है। नौकरी भी एक अधिकार है, रोजगार भी एक अधिकार है। इसीलिए अधिकार जितना पाना कठिन है, उससे ज़्यादा जाना भी कठिन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना। यद्यपि संविधान की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ, इसीलिए ब्रिटिश संविधान को विश्व के समस्त संविधानों की माँ कहते हैं, मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित था, इसलिए उसके संविधान में मौलिक अधिकार उस तरह से नहीं हैं जैसे भारत और अमेरिका के संविधान में हैं। यद्यपि वहाँ भी नागरिक अधिकार के रूप में कुछ दिया गया है, और साथ साथ अधिकार प्रायः उन्हें दिया जाता है जिनके अधिकार छीन लिए गए होते हैं या जिनके पास अधिकार नहीं होते हैं। ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र देश रहा जो कभी गुलाम नहीं हुआ, जिसके अधिकार कभी छीने नहीं गए। वहाँ 16वीं शताब्दी से ही राजतंत्र का स्थापित हुआ। राजा और प्रजा के बीच समय समय पर संघर्ष भी हुआ। 1649 की खूनी क्रांति हुई, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, और समय समय पर जनता ने जब संघर्ष किया तो राजा ने अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिया, जिसे नागरिक अधिकार कहा जाता है। 1215 में इंग्लैंड के सम्राट सर जॉन द्वितीय ने अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार प्रदान किया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कोई चिड़िया का नाम नहीं है, मैग्ना कार्टा मीन्स अधिकार पत्र। लेकिन जब 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई और लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटेन चल बढ़ा, तो वहाँ के राजा ने अपने नागरिकों को कुछ और अधिकार दिया, जिसे 1689 का बिल ऑफ राइट्स कहा गया। इसीलिए आगे चलकर भारत ने भी जब अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया तो कहा यह भारत का मैग्ना कार्टा है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स है। विश्व का पहला लिखित एवं लोकतांत्रिक संविधान अमेरिका का बना। यह विश्व का सबसे छोटा एवं कठोर संविधान भी माना जाता है, क्योंकि इसके पहले विश्व में कहीं भी लिखित संविधान नहीं बना था। इसलिए स्वाभाविक है कि यही विश्व का एकमात्र संविधान है जो कि लिखित में मौलिक संविधान है, सैद्धांतिक संविधान है। जब मौलिक अधिकार को संविधान में लिखने की बारी आई तो संविधान निर्मात्री सभा में अमेरिका में इस बात पर बहस हुई कि लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं वो जनता के द्वारा चुन कर आती हैं और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनती हैं, इसलिए मौलिक अधिकार को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए जब 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ तो उसमें मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं था। लेकिन संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद सन 1791 में यह महसूस किया गया कि मौलिक अधिकार लिखित होना चाहिए। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस ने, यह अमेरिका की यह संसद का नाम है अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस ने प्रथम 10 संविधान संशोधन करके अपने संविधान में मौलिक अधिकार को समाहित किया। लेकिन आपको यह जानना चाहिए
कि अमेरिका में मौलिक अधिकारों का कोई व्यापक विश्लेषण नहीं है। ये प्राकृतिक अधिकार के रूप में परिभाषित हैं, असीमित हैं, इन्हें लिख पाना संभव नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार होते हैं या प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत वह सभी अधिकार आ जाते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं। इन्हें तय कर पाना मुश्किल है। अमेरिका की न्यायपालिका को नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस अर्थात विवेक से नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत प्राप्त है और वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाकर मौलिक अधिकारों को घटा बढ़ा सकती है। अर्थात अमेरिका की कार्यपालिका जब कोई नीतियां बनाती है या अमेरिकी कांग्रेस जब कोई कानून बनाती है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वह अपने विवेक से यह तय करता है कि यह नीतियां या कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में तो नहीं है या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तो नहीं है। यदि उन्हें ऐसा महसूस होता है तो वह उसे अवैध घोषित कर देता है। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका की न्यायपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि संविधान वही है जिसे न्यायाधीश कहते हैं। भारत में भी संविधान वही है जिसे न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन यहाँ जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है वो तीनों अपनी शक्तियाँ संविधान से ग्रहण करती हैं, संविधान रूपी खूंटे में बांध दी गई हैं। उन्हें विवेक का अधिकार नहीं मिला क्योंकि यह एक विकासशील देश था, जाति धर्म भाषा से ग्रसित था। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में भी हम इस जैसे साधारण लोग जाते हैं। अभी भी हम जाति धर्म भाषा से ऊपर नहीं उठ सके हैं, इसलिए वहाँ भी जा कर के हम निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीनों को बांधा गया। इसे हम इस रूप से कह सकते हैं कि सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका संविधान रूपी खूंटे में बंधी गाय के समान हैं, जो संविधान रूपी खूंटे के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक तो घूम सकती हैं लेकिन संविधान रूपी खूंटे से छुटकारा नहीं पा सकती। इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि हम संविधान के अंतर्गत हैं, परंतु संविधान वही है जिसे न्यायाधीश कहते हैं। अमेरिका में इसे मौलिक अधिकार ना कहकर मूल अधिकार कहा जाता है। मूल को अंग्रेजी में ओरिजिनल कहते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। हिंदी मीडियम के छात्र बार बार शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं, क्लास में भी पूछते हैं, ऑनलाइन भी पूछते हैं, साहब हिंदी माध्यम के लोग कम सफल होते हैं। इसलिए कि कहावत है, एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा। एक तो हिंदी माध्यम के हैं, उसके बाद शुद्ध हिंदी भी नहीं समझते, तो स्वाभाविक है कि आपको समस्या होगी। क्योंकि विगत वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से पैदा हुआ। ये ओरिजिनल राइट है, प्राकृतिक है। जो प्राकृतिक है वह सीमित हो गया, लेकिन भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, लेकिन अमेरिका की तरह प्राकृतिक नहीं बनाया। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने कुछ क्षण पहले कहा कि संविधान निर्माता कुछ भी सरकार के किसी अंग के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहते थे। क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि सरकारों पर, न्यायाधीशों पर पक्षपात का आए दिन आरोप लगते रहते हैं, वह निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाते। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़े विवेकपूर्ण तरीके से मौलिक अधिकार को अमेरिका से तो लिया, लेकिन इसे कृत्रिम अधिकार के रूप में बनाया। इसीलिए मौलिक अधिकार की अंग्रेजी बन गई फंडामेंटल राइट। आप देख रहे हैं ओरिजिनल राइट एंड फंडामेंटल राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आप मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हिंदी में एक जैसे रूप में आप पढ़ते हैं,
सावधान 22 पसेरी। लेकिन कंपटीशन और बीए एमए करना दोनों में अंतर है। इसमें हम पढ़ते नहीं हैं, समझते हैं, क्योंकि वही समझकर समाज के प्रति हमारे मन में एक दृष्टिकोण पैदा होता है और हमारा अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण बनता है। जब हम समझ नहीं पाएंगे, उसे जीवन में उतार नहीं पाएंगे, तो हम कभी भी सामाजिक हित में अपना योगदान नहीं दे सकते। अब अंग्रेजी आपने लिखा तो दोनों में अंतर पता चल गया, हिंदी में आपको सब एक ही जैसा लग रहा है। इसीलिए बार बार हम समझाते रहते हैं कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो एकाएक अंग्रेजी मीडियम के नहीं हो जाएंगे। कोई व्यक्ति हम लोगों की तरह पैदा हो गया तो एकाएक युवराज नहीं बन जाएगा, एकाएक सलमान खान नहीं बन जाएगा, और बनने का प्रयास करेगा तो प्राण निकल जाएगा। इसलिए हम जिस स्थिति में हैं उसी को हम बेहतर बनाने का प्रयास करें और उसी में हमें सफलता मिलेगी। सफलता हर जगह पर है, हर कदम पर है, बशर्ते सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अभी मैंने कहा कि मौलिक अधिकार अमेरिका से तो लिया गया, लेकिन इसे कृत्रिम अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया, और कृत्रिम का अर्थ सीमित होता है। यानी संविधान में कुछ मौलिक अधिकार लिख दिए गए कि फला 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 आपके मौलिक अधिकार होंगे, आप इन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं, इनके अतिरिक्त आप अन्य किसी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। न्यायपालिका भी उन्हीं अधिकारों की रक्षा करेगी जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त न्यायपालिका अन्य किसी अधिकार की रक्षा नहीं करेगी। इसीलिए न्यायपालिका भी यहाँ सीमित है। इसीलिए अभी कुछ क्षण पहले मैंने कहा कि हम संविधान के अंतर्गत हैं, परंतु संविधान वही है जिसे न्यायाधीश कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का व्यापक विश्लेषण किया गया है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 12 व 13 मौलिक अधिकार की प्रकृति हैं और अनुच्छेद 33, 34 व 35 राज्य को प्रदत्त किया गया कुछ अधिकार है। यानी ये जो अनुच्छेद हैं इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है जिसका प्रयोग आप करते हैं, ये नेचर है। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ राज्य का वो अर्थ नहीं है जो राजनीति शास्त्र में है, क्योंकि अभी मैंने एक लाइन बोला कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। तो अगर आप राज्य माने ही नहीं समझ पाएंगे कि राज्य में कौन कौन आएगा, तो किसके खिलाफ आप न्यायपालिका में जाएंगे। अब अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार के प्रकृति और स्वरूप को बता रहे हैं। ये बताएंगे कि मौलिक अधिकार कितने पावरफुल हैं। मौलिक अधिकार चट्टान की तरह हैं, इन्हें कोई हिला नहीं सकता। ये लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इसीलिए आप देखते हैं नारे लगाते हैं, रैलियों में बोलते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अगर यही मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएं तो शायद आप ही चूर चूर हो जाएं। इसीलिए माना जाता है कि राजतंत्र में प्रजा होती है, लेकिन लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। प्रजा और नागरिक में अंतर है। प्रजा वह होती है जिसके पास कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए राजतंत्र में प्रजा जब राजा के समक्ष प्रस्तुत होती है तो सिर झुका के प्रस्तुत होती है। आपने देखा कि बलबन ने पाबोस तक की प्रथा प्रचलित कर दिया, लोग चरण चुंबन करते थे। लेकिन नागरिक वह होता है जिसके पास अधिकार होता है। इसीलिए हम सिर ऊपर करके कहते हैं मोदी त्यागपत्र दे दो, हम हर गद्दी से हटा देंगे, हम दिल्ली तक कूच करेंगे, हम राजभवन घेरेंगे, हम गृह मंत्री को नहीं निकलने देंगे, हम प्रधानमंत्री को नहीं निकलने देंगे, आदि आदि आप बातें करते हैं। आप राजतंत्र अधिनायक तंत्र में इस बात की बात करें
तो हो सकता है एक क्षण भी आप जीवित ना रह पाएँ। लेकिन लोकतंत्र में ये मौलिक अधिकार आपको इतना शक्तिशाली बना देता है, एक चट्टान की तरह बना देता है कि सरकार से भी आप टकरा जाते हैं और न्यायपालिका में राज्य के विरुद्ध भी आप मुकदमा लड़ते हैं, सरकार के विरुद्ध भी मुकदमा लड़ते हैं। तो ये प्रकृति और स्वरूप को व्यक्त कर रहा है। चूँकि मैंने कहा कि यदि कोई चीज़ असीमित है, निरपेक्ष है, तो कभी हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकती। आप असीमित भोजन ही खा लेंगे तो मर जाएंगे। आप किसी से असीमित प्रेम भी करेंगे कि एक क्षण उसके बिना नहीं रह सकते, तो वह भी सोचेगी काश ये एक आध घंटा के लिए बाहर चले जाते तो थोड़ा सा आराम मिल जाता। जैसा कि वेदों में कहा भी गया, अति सर्वत्र वर्जते। इसीलिए जो निरपेक्ष है, असीमित है, वो कभी हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए मौलिक अधिकार भी निरपेक्ष और असीमित नहीं होते, निरंकुश नहीं हो सकते। अतः स्पष्ट है कि 12-13 निकल गया, 33-34-35 निकल गया। अब आपके सामने बचा क्या? अनुच्छेद 14 से 32 तक बचा। इसमें आप देखते हैं कि अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(च) में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, लेकिन आगे चल करके यह देखा जाने लगा कि वो समानता के विकास में बाधा पहुंचा रहा है। इसीलिए उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया और यह कह दिया गया कि संसद कानून बनाकर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकती है, लेकिन इसके बदले उसे पर्याप्त मुआवजा देना होगा। इस पर भी तमाम सवाल परीक्षा में प्री में आते हैं कि संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो इस पर भी आए दिन तमाम लोग सवाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाए तो अंग्रेजी आप लीगल राइट देखिए, जहाँ लीगल राइट मिलता है वही सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट गलत है। तो अनुच्छेद 31 को छोड़कर, अनुच्छेद 31 को छोड़कर और अनुच्छेद 21 का को जोड़कर आप देख रहे हैं शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। अर्थात कुल 19 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। जब हम संविधान में या किसी अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों का बोध होता है, अर्थात वो अधिकार दोनों को दिया गया है। लेकिन जब हम केवल नागरिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि उसका प्रयोग गैर नागरिक नहीं कर पाएंगे, विदेशी नहीं कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। और अभी मैंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति की देन है। और राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, अर्थात लागू कराए जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसके लिए वो न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों हैं। मौलिक अधिकार ना तो निरंकुश हैं और ना ही असीमित। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, भारत की संप्रभुता, सामाजिक हित
न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन आदि कई स्थितियों में इस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। संसद कानून बनाकर स्थगित कर सकती है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी ना तो निलंबित होंगे और ना ही स्थगित होंगे। अब क्यों ऐसा हुआ? जब कोई सरकार आती है तो उसका अपना एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है, उसके अनुसार काम करती है। आज आप देख रहे हैं कि रामलला के लिए राम जन्मभूमि का पूजन हो रहा है। वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी रहा है और वह उसको अंजाम देने के लिए विभिन्न चरणों से होकर गुजरी, लेकिन इसके पहले की सरकारों ने उतना बल नहीं दिखाया। उसी प्रकार से जब 1975 में इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया और देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जेल की सलाखों में डाल दिया, तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 भी सस्पेंड हो जाता था। उन्हें पीटा गया, मारा गया, वो न्यायालय नहीं जा सके। इसीलिए जब सारे मित्र छूट करके बाहर आए, जिसे हम कहते मीसा लगाया गया था, उसी समय लालू प्रसाद यादव भी बंद थे और जब जेल में ही बंद थे तभी उन्हें फ़ोन गया कि लालू जी आपको बेटी पैदा हुई। तो आप जानते हैं कि लालू प्रसाद भारतीय राजनीति के जयकाल हैं और उन्होंने बड़े राजनीतिक अंदाज में कहा, सधे अंदाज में कहा कि उसका नाम मीसा रख दो, क्योंकि मीसा के अंतर्गत बंद थे, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो जब सारे नेता जेल से छूट कर आए तो जनता पार्टी बनाई और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और इसमें प्रावधान कर दिया गया कि आपातकाल में भी 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के इंडिविजुअल राइट हैं, व्यक्तिगत अधिकार हैं। अगर इनका हनन, किसी को अनावश्यक रूप से बंदी बनाया जाएगा, किसी का प्राण लिया जाएगा, तो वह आपातकाल में भी न्यायालय में अपील कर सकेगा। मूल संविधान में जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मूल संविधान, वर्तमान संविधान, मूल संविधान वही है जो 26 जनवरी 1950 को आया, लेकिन उसके बाद जब कुछ परिवर्तन हुआ तो वर्तमान होने लगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का समावेश था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं और इन्हीं का वर्णन विभिन्न अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। जैसे नंबर 1 है समानता का अधिकार। अब 14 से 18 के बीच इसका अध्ययन है। 14 से 18 के बीच कोई भी अनुच्छेद आता है तो समानता से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। इन्हीं अनुच्छेदों का व्यापक विश्लेषण होता है और इसी अनुच्छेद से तमाम प्रकार के प्रश्न निकलकर परीक्षा में आते हैं। अब इसी आधार पर, अभी तो मैंने कुछ मौलिक अधिकार में आपको पढ़ाया नहीं, केवल मौलिक अधिकार का एक शाब्दिक अर्थ बताया। अब इसी में तमाम प्रकार के साधारण प्रश्न प्री ओरिएंटेड बन सकते हैं कि मौलिक अधिकार किसकी स्थापना करता है। चिन्ह लग गया राजनीतिक लोकतंत्र की। क्या मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों को चुनौती किस न्यायालय में दी जा सकती है, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, मौलिक अधिकारों को कौन स्थगित कर सकता है, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद निलंबित व स्थगित नहीं होते। विभिन्न प्रकार के सवाल बन सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से एक सवाल बन सकता है जब मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं तो, कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भारत में अभी तक कहाँ तक या अभी तक स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की स्थापना करने में कहाँ तक सफल रहे। क्या दूसरा प्रश्न बन सकता है, क्या भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भारत में दुरुपयोग हुआ है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। अनेकानेक प्रश्न बन सकते हैं जो कि समय समय पर जब लाइव क्लासेस होंगे, आप हमारे प्रॉपर छात्र होंगे, हम आपके प्रॉपर टीचर होंगे, तो चर्चाएं होंगी, हर बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी, आपकी आशंकाओं का समाधान किया जाएगा। हम विगत 15 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि कहाँ आपको समस्या हो सकती है, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।